सो लेट स्टार्ट। लास्ट के मॉडल में एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, एंड इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आपको मैंने हैबर्नर की थ्योरी, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी बोलते हैं, उसको मैंने करा चुका हूँ। उसका एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने इंक्रीजिंग कॉस्ट और कांस्टेंट कॉस्ट को करा दिया हूँ। डिक्रीजिंग कॉस्ट में सेम होगा, बशर्ते वहाँ पर स्पेशलाइजेशन अलग अलग, दोनों कंट्री सिर्फ एक ही गुड्स को प्रोड्यूस करेंगी। इसको हम बाद में कभी भी डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि जो हमारा पेपर है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसका जो मेन थीम है ये चैप्टर है। क्योंकि जब आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे तो आपको सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना होगा, और मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दूंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड ऑफ ऑफर कर्व एनालिसिस। तो सबसे बड़ी बात है कि लॉ ऑफ डिमांड कर्व जो है, जो कि हम रेसिप्रोकल डिमांड की बात करेंगे। आपको मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार समरी देता हूँ, क्योंकि हमारे सारे बच्चे नए हैं और सबको बेसिक, आपका ये पेपर पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो मैं हर एक बात आपको बताता चलता हूँ। हमने ये पढ़ा था कि एडम स्मिथ की थ्योरी में कि दो कंट्री में से एक कंट्री स्पेशलाइजेशन करेगी। फिर मैंने रिकार्डो की थ्योरी पढ़ा, वहाँ पर मैंने ये पढ़ा कि दोनों कंट्री में से क्या होगा कि वो स्पेशलाइजेशन करेगा जिसमें उसमें कंपैरेटिव कॉस्ट कम होगी। इसके बाद तीसरी थ्योरी आती है, और हमें हैबर्नर की न्यू क्लासिकल थ्योरी, हमने वहाँ पर ये लर्न किया कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है। यहाँ पर एक स्टेप और आगे आ गए कि आपको इंक्रीजिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है, या डिक्रीजिंग कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है, या कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना है। हमने ये तीन थ्योरी आपको पढ़ाई। इसके बाद हमारा जो कंसेप्ट आता है वो आता है सॉरी ऑफर कर्व क्या होता है, और हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड कैसे बनता है। ऑफर कर्व और टर्म्स ऑफ ट्रेड किस तरह से वर्क करते हैं। क्या ऑफर कर्व भी टर्म्स ऑफ ट्रेड है? दो कंट्री आपस में किस पॉइंट पे ट्रेड करेंगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस पॉइंट पे करेंगी, और साथ के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से किस पॉइंट पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने से दोनों कंट्री का फ़ायदा होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि पहले आपको ऑफर कर्व समझ में आ जाए, फिर ऑफर कर्व हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ऑफर कर्व को होता क्या है, किस प्रोसेस में वर्क करता है, ये आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं लिख रखा हूँ, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी तैयारी करते होंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं ताकि वो आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि समझ में नहीं आता है। तो इस करके बारीकी से हर एक पॉइंट को समझते जाना है। देखो, सबसे पहला जो ऑफर कर की बात किया उसे प्रोफेसर JS मिल ने बात किया था। थोड़ा सा माइक को थोड़ा सा आगे करता हूँ। तो उसको प्रोफेसर JS मिल ने 1948 में JS मिल ने रेसिप्रोकल डिमांड की बात किया। अब रेसिप्रोकल डिमांड क्या है अभी समझाता हूँ। इसके पहले बताऊँ कि बाद में पॉलिटिकल इकोनॉमी करके है, उनका बुक थी, एक थी पब्लिक पॉलिटिकल इकोनॉमी में उन्होंने इस चीज़ को पहली बार छापा था कि दो कंट्री आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी, वो किस बेस पे करेंगी, तो उसका बेस क्या होगा।
तो उन्होंने बोला कि दो कंट्री आपस में इस बेस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगी क्योंकि हमें जो रिक्वायरमेंट है, मेरे कंट्री का जो डिमांड है वो मेरी बिलिंग है, और मेरा एक्सपोर्ट अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो वो दूसरी कंट्री का बिलिंग है, क्योंकि जो गुड्स दूसरी कंट्री इंपोर्ट करना चाहती है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री का इंपोर्ट, और हमारा एक्सपोर्ट उस कंट्री की बिलिंग पर डिपेंड करेगा, दूसरी कंट्री के जीडीपी पे डिपेंड करेगा, दूसरी कंट्री की डिजायर पे डिपेंड करेगा, तो वो उनकी बिलिंग पे है। यानी कि दो तरह की डिमांड है, हमारी डिमांड्स और आपकी डिमांड्स। यानी कि हम अगर दो कंट्री लेने तो एक कंट्री की डिमांड्स दूसरे कंट्री की क्या होगी, सप्लाई होगी, और उस कंट्री के लिए जो डिमांड होगी वो पहली वाली कंट्री के लिए सप्लाई होगी। तो देयर इज टू साइड, इसीलिए बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिपूर्ति, एक के बदले दूसरे की पूर्ति करना। तो प्रोफेसर जेएस मिल ने बहुत पहले छापा, बाद में उसको प्रोफेसर एजवर्थ और मार्शल ने, जस्ट टू इकोनॉमिस्ट ने मिल करके, इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने मिल करके क्या किया, एक नया वर्क दिया, एक नया थ्योरी दिया, जिसको उन्होंने उसी चीज़ को ऑफर कर्व के नाम से बताया। ऑफर कर्व जेएस मिल की ही थ्योरी थी, लेकिन उसका एक लेटेस्ट वर्जन कह सकते हैं कि बाद में इसको मॉडिफाई किया एजवर्थ और मार्शल ने, तो इसीलिए मार्शल का ऑफर कर्व भी कहा जाता है। अब ये जो दो ऑफर कर्व है, ये ऑफर कर्व है, ये दोनों कंट्रियों के डिमांड्स को दिखाएगा और दोनों कंट्रियों को सप्लाई को भी दिखाएगा। क्यों भैया? क्योंकि आपका जो डिमांड है उस कंट्री का सप्लाई है, और हमारी जो उनकी जो डिमांड है वो हमारी सप्लाई है, और हमारी सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट है, और हमारी डिमांड का क्या मतलब हुआ, दूसरी कंट्री का एक्सपोर्ट हमारी कंट्री में। तो एक्सपोर्ट दोनों साइड हुआ और इंपोर्ट दोनों साइड हुआ। डिमांड हमारी भी है, डिमांड आपकी भी है, तो दोनों साइड डिमांड हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को आप ऐसे समझिए कि जिस कंडीशन के साथ हम एक दूसरे को गुड्स देने को या सर्विस देने को या किसी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए तैयार होते हैं, वो हमारा आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड है। टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्त ये है कि मैं बोलूँगा कि आपको मैं 2 kg राइस दे रहा हूँ, बदले में आप मुझे 1 kg वीट दे दो। अगर मैं 2 kg राइस दे रहा हूँ तो आप बदले मुझे कुछ और दीजिए। अगर मैं आपको 1 बॉटल बियर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो आप मुझे 1 मीटर क्लॉथ एक्सपोर्ट कर दो। तो जिस कंडीशन पे दो कंट्री आपस में रेडी होती हैं ट्रेड करने के लिए, उसे बोलेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड, कंडीशन के साथ। तो हम इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड को अलग से चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समराइज दे रहा हूँ कि लिंक इसी से है। फिर हम बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमी है, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये लेन देन है, ये हर कंट्री पे डिपेंड करेगी वहाँ के डिमांड पे। और आपको पता है कि आपकी डिमांड्स कई बातों पे डिपेंड करती है। एक तो आपकी इनकम पे डिपेंड करती है, एक तो आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करती है, दूसरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो चीज़ हमारे पास कम होती है, ध्यान समझना, DMU आपने पढ़ा होगा माइक्रो में। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलती है कि जो चीज़ आपके पास, जो गुड्स आपके पास बढ़ती जाती है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए क्या होती है, कम होती है, और जो चीज़ आपके पास कम होती जाती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। आपने सुना होगा कि जब TU हाई होता है, ध्यान में,
TU जब हाई होता है, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और जब TU बढ़ रहा होता है तो MU फॉल हो रहा होता है। तो यहाँ पर इस थ्योरी में यही है कि जब हमारा कंट्री में कंजप्शन बढ़ेगा, जब हमारी कंट्री में कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारी कंट्री में डिमांड्स बढ़ेगी, और जब हमारी कंट्री में डिमांड्स बढ़ेगी तो हमारे यहाँ क्या होगा कि धीरे धीरे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है, लेकिन बाद में मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाएगी। जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होना शुरू हो जाती है तो हम जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो बदले में एक दूसरे को देते थे, फिर हम कम देना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब एक्सपोर्ट करते जाते हैं तो एक टाइम के बाद हमारे पास गुड्स की कमी होने लगती है, तो हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को चेंज करते हैं। तो देखो क्लास, मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ कि मैं सारी बातें विद एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो आप इतना समझ गए होंगे कि भैया रेसिप्रोकल डिमांड क्या होती है, कि ये 2 साइड डिमांड है, 2 साइड की सप्लाई भी दिखाता है, दो साइड का, 2 कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी दिखाता है। ये बात क्लियर हुई। दूसरी बात, इसको मिलने दिया पहले, फिर एजवर्थ ने दिया। और ये रेसिप्रोकल जो डिमांड है ये कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेटेड है, और ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है इसका लिंक जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से है। अब इन तीनों चीज़ों को हम एक ग्राफ के साथ, एक टेबल के साथ, फिर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके आपको हर चीज़ों को दिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये बात समझ में आ गई। ये थे इंट्रोडक्शन था अबाउट रेसिप्रोकल डिमांड का। अब बात आती है कि जैसे हर थ्योरी है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड्स इज आल्सो ए थ्योरी, यह भी एक थ्योरी है। तो जैसे हर थ्योरी की कुछ न कुछ एजम्पशंस होती हैं, उसी तरह से यह भी एक एजम्पशंस है। यहाँ को हम कुछ एजम्पशन के साथ ही डिस्कस कर पाएंगे। तो सबसे पहली एजम्पशंस लिख ले आप, एजम्पशंस, ओके। एजम्पशंस में क्योंकि प्रोफेसर मिल, मार्शल, दे आर आल्सो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की जो विचारधारा थी, आपको पता था कि एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट की बात करते थे, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते थे, लेबर ही ओनली वन फैक्टर मानते थे ये लोग, कैपिटल को यूज़ नहीं किया इन्होंने, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इन्होंने अवॉइड किया था। दीज आर एजम्पशंस। फिर बोले थे कि जो टेक्नोलॉजी है वो रिमेन अनचेंज्ड है, यानी कि 2 कंट्री का जो कंजप्शन है वो भी स्टेबल है, और 2 कंट्री का जो टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन की मेथड है, वो भी स्टेबल है, और 2 कंट्री में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। फैक्टर मोबिलाइज है विद इन कंट्री, अदर कंट्री मोबिलाइज नहीं है। कुल मिला के आपको क्या करना है कि वो सारे वेरिएबल, वो सारे जो पॉइंट थे और थ्योरी में आपने पढ़ा है, उसी थ्योरी को आपको यहाँ भी रखना है। लेकिन थोड़ा सा 2 चीज़ और ऐड कर देना है। यहाँ पर हम लेते हैं 2 कंट्री 2 गुड्स, क्योंकि हम अभी हैबरल की थ्योरी में भी 2 कंट्री 2 गुड्स लिया था। अब हम 2 कंट्री 2 गुड्स लेंगे। 2 कंट्री 2 गुड्स के लेने के साथ साथ हम ये प्रूव करेंगे कि किस तरह से रेसिप्रोकल डिमांड कर्व बनता है। ठीक है क्लास। तो देखिए, आप एज्यूम किए, हम एग्जांपल लेते हैं कि मान के चलो हमारे पास 2 कंट्री है, एक इंडिया है जिसे हम ए दिखा रहे हैं, और इंडिया के पास 2 गुड्स है। इंडिया जो है, इंडिया की जो डिमांड है वो है वाई गुड्स की,
यानी कि वाई गुड्स की उसको डिमांड है, यानी कि वाई गुड्स को क्या करेगा, वो इंपोर्ट करेगा। और उसकी जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जो उसका जो सप्लाई है, यानी कि इंडिया के पास जो सप्लाई है, मान के चलो एक्स गुड्स है, यानी कि इंडिया एक्स गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है और वाई गुड्स को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया जो है वाई को क्या करेगा, इंपोर्ट कर रहा है और एक्स गुड्स को क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं कि जो इंडिया है जो एक्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको आप एक्स की जगह पे कुछ नाम ही दे सकते हैं। मान लो एक्स गुड्स है, एक्स गुड्स को हम बोलते हैं चलो क्लॉथ, और वाई गुड्स है उसे हम बोलते हैं वाइन। ओके, ठीक है। यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिया क्लॉथ को एक्सपोर्ट करेगा क्योंकि उसके यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और वाइन का इंपोर्ट करेगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम है। ये हमारे एजम्पशंस है। यानी कि इंडिया का एक्सपोर्टेबल गुड्स क्या है, क्लॉथ है, और इंपोर्टेबल गुड्स क्या है, वाइन है। क्लियर है। इसी तरह से हम दूसरी कंट्री का बना लेते हैं कि मान के चलो हम दूसरी कंट्री लेते हैं इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड ले लिया तो इंग्लैंड का भी यही है कि इंग्लैंड हमारी कंट्री से क्लॉथ को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो इंग्लैंड क्लॉथ यानी कि एक्स गुड्स को क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। और जो वाइन है, वाई गुड्स को क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या आपको बताया कि दो कंट्री हैं, एक इंडिया है, दूसरा इंग्लैंड है। इंडिया में क्लॉथ का प्रोडक्शन है और इंडिया क्लॉथ को एक्सपोर्ट करेगा और बदले में वाइन को इंपोर्ट करेगा। लेकिन जो इंग्लैंड है उसके पास वाइन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, यानी कि वो वाइन का प्रोडक्शन कर रहा है और बदले में वो हमारी कंट्री किसको भेज रहा है, इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें एक टेबल में दिखाते हैं आप कि अच्छा, इसके साथ साथ एजम्पशन ये भी मान लीजिए कि दोनों कंट्री में ट्रेड बैरियर नहीं है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ कंडीशन के साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड भी है। तो अब हम आपको बिना टेबल के चीज़ें समझा नहीं पाएंगे, तो हम टेबल की बात करते हैं। ठीक है। तो टेबल में मैंने कुछ लिख रखा है, आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा सा मैं उधर करता हूँ। देखिए क्लास, यहाँ पर मैंने क्या हुआ है, शेड्यूल्स ऑफ ट्रेड फॉर ए। हमने पहले एक कंट्री का शेड्यूल बनाया, पहले हमने एक कंट्री की बात कर रहे हैं। एक कंट्री हमारा क्या है, इंडिया है। तो हम ये बोलेंगे कि इंडिया है ये, ठीक है। और इंडिया का दिख रहा होगा आपको, जो इंडिया है यहाँ पर जो इंडिया है वो क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहा है और वाइन भी है उसके पास, दो चीज़ों का कंजप्शन कर रहा है। लेकिन वो क्लॉथ है उसको क्या करेगा, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और जो वाइन है उसको वो इंपोर्ट कर रहा है। तो एक टर्म्स ऑफ ट्रेड मैंने लिख रखा है TOT। तो थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ। टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड ये दिखाता है, प्लीज़ नोट करते जाना साथ के साथ। टर्म्स ऑफ ट्रेड जैसे मानता हूँ कि TOT, इसको हम लिखते थे ऑलवेज प्राइस एक्स अपॉन प्राइस वाई इंटू 100। ये तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। या हम लिखेंगे
TOT टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ X अपॉन क्वांटिटी ऑफ Y इंटू 100। यहाँ पर जो X का मतलब है एक्सपोर्ट, यानी कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट अपॉन प्राइस ऑफ इंपोर्ट गुड्स, यहाँ पर गुड्स लगेगा, यानी कि जो एक्सपोर्ट का प्राइस है ऊपर रहेगा और इंपोर्ट का प्राइस नीचे रहेगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड। या दूसरा पॉइंट है, अगर गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं तो नंबर ऑफ गुड्स अपॉन एक्सपोर्ट एंड नंबर ऑफ गुड्स अपॉन इंपोर्ट, यानी कि मान के चलूँ अगर मैं, अब हम इंडिया की बात करते हैं कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, उसकी बिलिंग क्या है, वो क्या एक्सपोर्ट करना चाहता है। इंडिया कहता है कि मैं 25 क्वांटिटी एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 5 क्वांटिटी वाइन चाहिए, यानी कि 25 क्वांटिटी एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे 5 क्वांटिटी वाइन चाहिए, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशो क्या हुआ, कैसे निकालेंगे, 25 क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ 25 हो गया, यानी कि हम लिखेंगे 25 अपॉन 5, यानी कि इतना हुआ 5 और 1 का रेशो हुआ। कि टर्म्स ऑफ ट्रेड दिखाया कि अगर 5 क्वांटिटी के बदले 1 क्वांटिटी मिल रही है, यानी कि इंडिया ने डिसाइड किया कि मैं आपको 25 क्वांटिटी 25 मीटर्स अगर मैं आपको क्लॉथ को एक्सपोर्ट करूंगा तो उसके बदले में मुझे 5 बॉटल्स वाइन चाहिए। मान के चलो वाइन को एक बोतल में ले लो और मीटर को आप, क्लॉथ को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कहता है कि अगर 25 मीटर्स अगर क्लॉथ दूंगा तो 5 मीटर आपसे, सॉरी 5 बॉटल आपसे वाइन लूँगा। तो यानी कि इसकी बिलिंग है, वो कह रहा है कि भैया 25 के बदले 5 चाहिए मुझे। या वो फिर सोचा कि नहीं थोड़ा सा चेंज करते हैं, अच्छा फिर बोलता ठीक है 40 के बदले 10 आ जाओ, यानी कि मैं आपको 40 क्वांटिटी दूंगा लेकिन इसके बदले में आपसे मैं 10 क्वांटिटी लूँगा। फिर उसको नहीं सेटिस्फेक्शन हुई तो थोड़ा सा उसने और चेंज किया कि ठीक है आप 60 क्वांटिटी ले लो, इसके बदले मुझे 20 क्वांटिटी दे दो। तो यानी कि कहने का मतलब हमारा यहाँ पर है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज हो रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया की बिलिंग है, उसको डिमांड कितनी है, वो कहता है हमें सिर्फ 5 क्वांटिटी की डिमांड है लेकिन 5 के बदले में आपको मैं 25 ही दूंगा। या अगर मुझे उसकी कंट्री में अगर 10 की डिमांड हो गई तो मैं आपके 10 के बदले 40 दूंगा। यानी कि यहाँ पर मेरी चल रही है, ये मेरी साइड से ऑफर है आपको, बात समझ आई, ये मेरी साइड से आपके लिए ऑफर है, तभी मैं ऑफर कर बोलते हैं इसको। क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपको भैया इतने के बदले इतना दूंगा, अगर लेना है तो लीजिए नहीं तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मार्शल ने ये दिखाने का प्रयास किया, और आपने मार्शल की ही पढ़ा होगा थ्योरी। तो मार्शल ये कहता है कि एक आदमी जो छोड़ना चाहता है, जो बिलिंग है उस चीज़ को छोड़ता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो यानी कि जो उसके पास कम होती जाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो देखिए, लेकिन जो चीज़ बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो मेरा सेंस यहाँ पर आपको ये समझाने का था कि अगर इंडिया कहता है कि 25 के बदले में 5 दूंगा, फिर कहता है कि नहीं 40 के बदले में 10 दूंगा, या 60 के बदले 20 ले लो, तो ये क्या कर रहा है, वो अपनी बिलिंग्स, अपनी इच्छा जता रहा है, ऑफर दे रहा है। किस कंट्री को, इंग्लैंड को। इंग्लैंड किस पॉइंट पर रेडी होगा लेने को, दैट इज अनदर मैटर।
लेकिन अभी इंडिया की साइड से ये बिलिंग है। तो यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या बना, 5 का रेशो 1 यहाँ रेशो है, टीओटी का रेशोस लिख रखे हैं हमने, टीओटी का रेशो दिखाता है कि 5.1, 4.1, 3.1। तो रेशो क्या हो रहा है, यहाँ पर रेशो डाउन होता चला जा रहा है। जब आपका रेशो डाउन होता चला जा रहा है, लेकिन इस केस में ये अपने गुड्स को इंक्रीज करता जा रहा है और बदले में वहाँ से गुड्स उसको बढ़ती जा रही है। तो यानी कि हमें अगर ध्यान समझना, अगर मैं सिर्फ एक कंट्री का ऑफर कर बनाऊँ, अब मैं आपसे करता हूँ, पहले एक ऑफर कर्व ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको इंडिया के साइड से। लेकिन इसके पहले मैं एक ऑफर कर्व बनाता हूँ, आप भी साथ के साथ करते जाइए। देखिए बनाने का तरीका कैसा लिखा रहेंगे, हमें मानेंगे बेटा। सबसे पहली बात हम करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आई होप कि विजिबल हो रहा होगा। हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स पे क्या लेंगे, वाइन लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर वाइन ले लेते हैं, जिसे हम वाई गुड्स मानते हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्लॉथ ले लेते हैं। क्लॉथ, एक चीज़ समझना है बेटा जी, जब हमने वहाँ पर क्लॉथ ले लिया, यहाँ पर हमारा क्लॉथ है और वहाँ पर हमारा वाइन है, तो क्लॉथ क्या है हमारा, क्लॉथ को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने लिखा हुआ ये एक्सपोर्टेबल है और ये क्या दूसरा इम्पोर्टेबल है। तो क्लॉथ को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्लॉथ। लेकिन क्या लिखेंगे, इसको एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं, हम एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। और किस चीज़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, हम इसको यक्स गुड्स माने हैं। किसको, यक्स गुड्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसको यक्स गुड्स लिख लेंगे, और इसको हम वाइन को वाई गुड्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट। क्या लिखेंगे आप, इंपोर्ट। ओके। तो यानी कि इंडिया क्या कर रहा है, वाइन को अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहा है और अपनी कंट्री से क्लॉथ को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब ग्राफ कैसे बनाएगा, तो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को यहाँ पर लिख दीजिए। क्या बनेगा, 5। जब वो 5 बना रहा है बेटा, जब वो 5 है तो उसके बदले वो मान के चलो यहाँ पर 25 है, तो 5 के बदले वो क्या दे रहा है, 25। ओके। फिर दूसरा है, वो कहता है कि हम 10 देंगे। जब वो 10 देने के लिए एग्री हो गया, तो ये 40 देने के लिए एग्री है। मान के चलो यहाँ 40 आएगा, तो आपका ये ग्राफ क्या बनेगा बेटा, इट इज़ कॉल्ड 40 पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है, ये 20 और 60 आ रहा है, 20 एंड 60, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, 20 एंड 60। तो हमें ये पॉइंट्स मिल गया इसके सीधे पर, या आप इसको बढ़ा ही सकते हैं, कोई बात नहीं। हमें एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। तीसरा है 80 पे, 80 एंड 80 पे वो क्या कर रहा है, सॉरी 20 के बाद हमने क्या लिया है, 40 लिया हुआ है। 40 क्वांटिटी पे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 20 लिए तो 40 थोड़ा सा दूर आएगा। 40 एंड 40 क्वांटिटी पे वो एग्री हुआ है 60, 80।
तो आपका थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा। अगेन बात करेंगे 100 पे, तो मान के चलो कि यहाँ पर 100 आ जाता है। ठीक है भाई, समझ लेना 100 है तो 100 है, हालांकि हमें छोटा छोटे बनाने चाहिए था, और ये हमारा 100 आ जाता है। तो 100 पे 100 मिल रहा है, 100 पे 100 है। तो यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ओके, अगर हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमारे सामने एक ग्राफ रेडी होगा, जिसे हम बोलेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा भाई, हम मिटा लेते हैं। ओके, तो एक कंपनी का, एक इंडिया का ये ऑफर कर बना, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं कि अब देखो स्लोप कैसे देखते हैं। अगर देखा जाए तो यह एक कंट्री का स्लोप था, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया। अरे भाई ये एक ऑफर कर भी था, दूसरा का ऑफर कर उसका ये था, तीसरा ये था, और चौथा ऑफर कर इसका ये था, और लास्ट ऑफर कर उसका ये। ओके, आपको करना क्या है बेटा, इन पॉइंटों को हमें मिलाएंगे। ओके, बेसिकली हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है ए बी सी डी ई, देयर इज 4 पॉइंट, ए बी सी डी ई पॉइंट्स बन गए। अब मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना है कि ये क्या दिखाना चाहता, ओ ए ऑफर कर्व है इंडिया का, और इंडिया क्या प्रेजेंट करना चाहता है कि ठीक है, मैं 5 क्वांटिटी के बदले आपको मैं 25 क्वांटिटी एक्सपोर्ट, मतलब आप मुझे 5 क्वांटिटी एक्सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको 25 क्वांटिटी एक्सपोर्ट करूँगा। यानी कि 5 क्वांटिटी हमारी कंट्री की डिमांड है, 5 क्वांटिटी हमारी कंट्री की डिमांड है, क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं। 5 क्वांटिटी हमारी कंट्री की डिमांड हो गई, और उनकी डिमांड 25 कंट्री है, 25 है। अब 25 उनकी डिमांड है, अभी मैं उनका ऑफर कर बाद में बनाता हूँ आपको। तो ये क्लियर हुआ। तो इसे हम बोलते हैं ऑफर कर्व। हमने किसका बनाया, अपनी इंडिया का बनाया। इस कॉल इंडियन ऑफर कर्व, इंडिया के साइड से ऑफर हो रहा है। तो जब भी आपको ऑफर कर्व बनाना है तो आप टेबल के साथ इंडिया का हमने ऑफर कर्व बनाया। तो देखिए, ध्यान समझना है कि ये क्या दिखाता है, ये इंग्लैंड का एक्सपोर्ट है। अच्छा, आप लिखेंगे ये इंग्लैंड का क्या है, एक्सपोर्ट है। ओके, यानी कि वो हमारी कंट्री में भेज रहा है, और हमारा इसका एक्सपोर्ट, हमारा क्या है, इंपोर्ट। तो अब ध्यान से समझना है बेटा जी, 2 चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हम देखें तो ये मुझे जो एक्सपोर्ट करेगा हमारे इंडिया में आएगा, और हम जो एक्सपोर्ट करेंगे तो ये इंग्लैंड का एक्सपोर्ट है, और ये इंडिया का एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो हमारा एक्सपोर्ट उस कंट्री की डिमांड्स, और उस कंट्री का एक्सपोर्ट हमारी डिमांड। और हमारे यहाँ हम किस बेस पे तैयार हुए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, वो ये है 25 पे 5, 20 पे 40, मतलब आपको ये रेशो दिखाना है। ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब मैं बताता हूँ, अब इसी चीज़ को आपको रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स करना है। किसके पॉइंट से, दूसरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।
थोड़ा सा आप इसको ग्राफ बना लीजिए, फिर मैं मिटा करके फिर से बनाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अगर मैं या इसी में आपको समझा दूँ, चलिए मैं इसी में आपको अलग से समझाता हूँ कि देखो, अगर मैं इस चीज़ को इधर रख दूँ और इस चीज़ को यहाँ पर ले लूँ, तो नो डाउट किसका ग्राफ बन जाएगा? इंग्लैंड का। तो ओ ए इंडिया का ग्राफ है, तो इंग्लैंड का ऐसे बनेगा। अब ऐसा कैसे बनेगा? अब हम इसको उल्टे देते हैं, तो क्या करेंगे, हम इस टेबल को ही चेंज कर देंगे। टेबल को चेंज कैसे करेंगे कि अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, बी, क्या लिख देंगे, बी कंट्री का, क्या लिख देंगे, बी कंट्री। एक काम करते हैं, बना ही लेते हैं, यहाँ दिख रहा आपको? ओके, मैं एक अलग से ऑफर कर आपको बताता हूँ, दिख रहा होगा। देखो, हम अगर बी कंट्री का लेते हैं ट्रेड, तो बी कंट्री का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड लिख दीजिए। अब उसका एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट वाइन का करेगा और इंपोर्ट किसका करेगा, क्लॉथ का। तो इसका मतलब अब वाई गुड्स को क्या कर रहा है, इंग्लैंड वाई गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। जब वो वाई को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 नहीं भाई, उल्टा हो जाएगा, 5 5 10 20 40 और 100। और क्लॉथ कितना हो जाएगा बेटा, 25 40 60 80 100। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, 15 14, ठीक है, 15 41 31 21 11। तो यानी कि हमने क्या किया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया। जब हम अपोजिट करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, जब हम उसको अपोजिट करेंगे इसको, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा टीओटी, वो कैसे बनेगा। अब हम बात करते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ समझ लीजिए और इस गुड्स को आप यहाँ समझ लीजिए, तो क्या बनेगा। देखें, मिटाना ही पड़ेगा लगता है मुझे, लेकिन मैं मिटाऊंगा नहीं, समझा रहा हूँ आपको इसे थोड़ी देर के लिए, मानो। बताइए, वो कहता है कि 5 क्वांटिटी के बदले अगर हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, मेन में लिख लेते हैं। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर अब इंग्लैंड आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप या दूसरी साइड से समझ सकते हैं या ऐसे भी रहने सकते हैं। 5 है, सेम सकते हैं, 5 10 20 40 और 100। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 5 पर 25 देने को तैयार है, तो उसका पॉइंट यहाँ मिल गया, ठीक है। फिर क्या है, वो 40 पे 10 देने को रेडी है, कहाँ गया। तो बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा बेटा, अब हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यानी कि हमारा जो टीओटी बनेगा दूसरी कंट्री का, वो आपका ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक्सपोर्ट कर रहा है और बदले में ये इंपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर इंग्लैंड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो 5 के बदले 5 एक्सपोर्ट करना चाहता है 25 के एवज में, वो 10 एक्सपोर्ट करना चाहता है 40 के एवज में,
20 एक्सपोर्ट कर रहा है वो 60 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो 40 एक्सपोर्ट कर रहा है 80 के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 100 एक्सपोर्ट कर रहा है 100 पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यानी कि मुझे आपको यहाँ पर ये समझाना था कि दोनों कंट्री का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक पॉइंट पे जाकर के इक्विलिब्रियम हो रहे हैं। अगर हम इसका भी निकालेंगे तो इसका भी ऐसा बनेगा ग्राफ, यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जा रहा था, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो मैं आपको समझाने के बाद फिर से ग्राफ बना के फिर से समझाऊंगा। तो देखिए मेनली कहना क्या है हमारा कि ये इंग्लैंड का ऑफर कर्व हुआ, ये इंडिया का हुआ, तो हमने इसको इंग्लैंड ई लिख दिया, ओ ई इंग्लैंड का ऑफर कर्व हो गया, और ओ ए इंडिया का ऑफर कर्व हो गया। इंडिया क्या ऑफ़र कर रहा है और इंग्लैंड क्या ऑफ़र कर रहा है? इंग्लैंड कह रहा है कि मुझे 5 क्वांटिटी में दूंगा तो बदले में 25 लूँगा, आपको मैं 10 क्वांटिटी एक्सपोर्ट करूँगा तो बदले में मुझे 40 क्वांटिटी आपको देना पड़ेगा। तो ये इंग्लैंड की साइड से ऑफ़र कर्व हुआ। अगर हम इस जिधर मुँह इधर जिस साइड को, ठीक है, जिस साइड झुका होता है, जिसका इधर मुंह होता है तो ये इसका एक्सपोर्ट दिखाएगा, और जिधर ये झुका होता है इसका एक्सपोर्ट दिखाएगा। तो कहने का मेरा सेंस यहाँ पर है कि इंग्लैंड का ऑफ़र कर्व इंडिया के लिए है और इंडिया का ऑफ़र कर्व इंग्लैंड के लिए है। तो अब बात आती है कि ठीक है, दोनों एक कंट्री दूसरी कंट्री को ऑफ़र कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि देखेंगे इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कम होता जा रहा है टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है किसी कंट्री में, देखो घटती रही है, तो जो गुड्स बढ़ता जा रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती है, और जो गुड्स कम होता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। तो एक टाइम में इंडिया के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा और एक टाइम में इंग्लैंड के लिए बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको समझाने का है कि ऑफ़र कर्व ड्राइव कैसे करते हैं। तो ये था कि ऑफ़र कर्व ड्रा करने के लिए आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की टेबल मिल गई, दोनों कंट्री की टेबल मिल गई। एक कंट्री का झुका इधर के हैं, एक कंट्री का इधर से है, और जो OE मतलब इंग्लैंड का ऑफ़र कर्व है, यानी कि ये वाइन का क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये इंपोर्ट क्या कर रहा है, क्लॉथ का। और इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है किसका, क्लॉथ का, और इंपोर्ट कर रहा है वाइन का। तो यानी कि ये जो कर्व है ये दोनों साइड से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को दिखाते हैं, और दोनों कंट्री की इच्छा को भी दिखाते हैं, मतलब बिलिंग को भी। बिलिंग का मतलब यहाँ पर है कि रेडीनेस, किस पॉइंट पे लेने को तैयार होते हैं एक दूसरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो हम जिस पॉइंट पे लेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉइंट। लेकिन जो टर्म्स ऑफ ट्रेड का पॉइंट है वो कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं पूरा टेबल, पूरा ग्राफ मिटा रहा हूँ और फिर से फ्रेश टेबल से फ्रेश ग्राफ से समझाता हूँ कि किस तरह से हम पॉइंट को इक्विलिब्रियम करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। ओके, मैं मिटाता हूँ। देखिए क्लास, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ 3 चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक कंट्री का ऑफ़र दूसरे के लिए, दूसरी कंट्री का ऑफ़र, इंग्लैंड का ऑफ़र इंडिया के लिए, इंडिया का ऑफ़र इंग्लैंड के लिए। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो इंग्लैंड का इंपोर्ट हो गया, और जो इंग्लैंड का एक्सपोर्ट है वो इंडिया के लिए इंपोर्ट हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अब ये भी बात क्लियर हो गई, ध्यान समझना
ओके, अब कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे एक्सपोर्ट ग्राफ खींचते हैं। OE इंडिया का, इंग्लैंड का क्या है, ऑफर कर्व है, क्योंकि जो OE दिखाता है वो इंग्लैंड का ऑफर कर्व दिखाता है। तो जो OE है यहाँ पर है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड का क्या है, OE क्या है, इंग्लैंड का क्या है, ऑफर कर्व है, और ये एक्सपोर्ट कर रहा है किसका, वाइन का। वाइन यहाँ पर है, वाइन क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और बदले में क्या ले रहा है वो, बदले में उसको क्लॉथ ले रहा है, क्लॉथ को क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो क्लॉथ का ये क्या दिखाता है, क्लॉथ यहाँ पर क्या है, क्लॉथ है, तो क्लॉथ का इंपोर्ट दिखाता है और वाइन का एक्सपोर्ट दिखाता है। यानी कि इंग्लैंड वाइन का एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि इंडिया में जा रहा है, और इंडिया क्लॉथ का एक्सपोर्ट कर रहा है जो कि इंग्लैंड में आ रहा है। ये इंग्लैंड का ऑफर कर्व है, वो कहता है कि हमें पीछे बता चुके हैं कि किस पॉइंट पर देने को रेडी होगा, विलिंग टू। और ऐसे हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमने OA इंडिया का क्या है, ये ऑफर कर्व है। OA ऑफर कर्व ये दिखाता है कि इंडिया क्लॉथ को एक्सपोर्ट करना सोच रहा है और बदले में वाइन लेने की सोच रहा है, लेकिन कितना एक्सपोर्ट करेगा और कितना इंपोर्ट करेगा ये डिपेंड करेगा उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड के रेशो पे। तो यानी कि ये इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाता है। अच्छा, अब बोलेंगे कि भाई किस पॉइंट पर दोनों तैयार होते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि मान के चलो एक लाइन खींचते हैं जिसे टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बोलते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड पढ़ रहे हैं। तो डिटरमाइन करने के लिए जहाँ पर दोनों काटते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों कंट्री का ऑफर कर्व रेडी हो जाता है, और आपकी टेबल के अकॉर्डिंग किस पॉइंट पर दोनों रेडी हो रहे हैं, वो पॉइंट है 100 पे 100, जहाँ पर रेशो इक्वल हो रहा है, 1 का 1 से इक्वल हो जा रहा है, जहाँ पर दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वहाँ पर मुझे मैक्सिमम वेलफेयर होगा, मैक्सिमम फ़ायदा होगा, उसी पॉइंट पे दोनों क्या करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये TOT पॉइंट है, इसको बोलेंगे OT को हमने क्या बोला, TOT ग्राफ। अब इसका मतलब ये हुआ ओके, दोनों कंट्री एक पॉइंट पे इक्वल हो गई, OC और OW। अब देखो क्या बोलेंगे आप कि इंडिया जो है, इंडिया OC क्लॉथ का क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, OC एक्सपोर्ट कर रहा है, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, OW वाइन, और OW क्या कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है। OW क्या है, ये वाइन है, उसको इतना वाइन मिल रहा है और वो इतना एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसी तरीके से जो इंग्लैंड है वो क्या करेगा, OW वाइन एक्सपोर्ट कर रहा है, OW एक्सपोर्ट कर रहा है, और बदले में उसको क्या मिल रहा है, OC क्या हो रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है। यानी कि इंडिया जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है, इंग्लैंड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, दोनों एक पॉइंट पर इक्वल हो जाते हैं। वो पॉइंट आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड का पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट आपका TOT हो गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम हो गया। इसके अलावा और किसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मान के चलो यार इस पॉइंट पे आते हैं, मान चलो ये A पॉइंट है, ध्यान समझना बेटा। अगर हम
बी पॉइंट पर आते हैं तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा? क्या दोनों कंट्री में टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होगा? नहीं होगा। या दोनों रेडी होंगे एक्सपोर्ट करने के लिए? नहीं होंगे। इसका रीजन है क्योंकि देखो, इसका रीजन ये है कि इस पॉइंट पर इंग्लैंड इतना देने को रेडी था और वो इतना OW1 एक्सपोर्ट करना चाहता है और बदले में कह रहा है कि आप OC1 मुझे दे दो कपड़ा इस पॉइंट पर। लेकिन वो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस पॉइंट पर देखेंगे तो इंग्लैंड की डिमांड कितनी है? इतनी है। ओके, और डिमांड इंग्लैंड की इतनी है और देना कितना चाहता है? वो इतना चाहता है। तो ये डिफरेंस है। और अगर आप ऐसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि इंडिया बोलता है कि ठीक है, मैं आपको इतना देने को तैयार हूँ, ठीक है, इसके बदले आप मुझे इतना दे दीजिए, तो लेकिन वो तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड का घाटा हो रहा है, क्योंकि उसे तो इतना चाहिए ना। तो यानी कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा यही होगा। यहाँ या तो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज कर दीजिए दोनों का, जैसे यह भी इसी पॉइंट पे आ जाए और ये भी इसी पॉइंट पे आ जाए, यानी कि दोनों कंट्री आपस में बार्गेनिंग करते करते यहीं पर आ जाएं। जब बार्गेनिंग करते करते इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? ये पॉइंट आ जाएगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, वो दोनों की डिज़ायर पे, दोनों की बिलिंग पे डिपेंड करेगा और मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने आपको 4 चीज़ें कराया। ऑफर कर्व होता क्या है, उसका शेड्यूल कैसे बनाते हैं, उसकी एजम्पशंस क्या है, ऑफर कर्व का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, दोनों कंट्री का ऑफर कर्व निकालने के बाद ऑफर कर्व का इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब मेन पॉइंट आता है कि ठीक है, ये सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, दोनों यहाँ पर ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, लेकिन इसमें चेंजेस भी तो आ सकते हैं। तो चेंजेस कैसे आएगा थोड़ा समझाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ओवर हो रहा होगा। चेंजेस का मतलब ये हुआ, इसी में समझ लीजिए कि अगर, हालांकि यहाँ पर हम अभी टैक्स अलाउ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑप्शंस माना है। हालांकि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड, अब आप चले जाएंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड में। मुझे सिर्फ ऑफर कर्व ही पढ़ाना था आज आपको। यही ऑफर कर्व है, यही टर्म्स ऑफ ट्रेड है। ऑफर कर्व से ही टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होता है, क्योंकि आगे के लेक्चर में जो अभी आप पढ़ेंगे तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि टर्म्स ऑफ ट्रेड होता क्या है, किस तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होता है, किस पॉइंट पर टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर होता है। तो जहाँ पर दोनों का प्रोपोर्शनल रेशो इक्वल हो जाता है, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड का बेटर पॉइंट होता है। ये समझ में आ गया। फिर आपको क्या करना है, देखो चेंजेस कैसे आते हैं बेटा, समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी कंट्री से, मान के चलो इंग्लैंड की कंट्री में हमने टैक्स लगा दिया, तो इंग्लैंड का ऑफर कब क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, OE से OE1 हो जाएगा। जब हम किसी की कंट्री में गुड्स लगाते हैं तो वो हमारा इंपोर्ट क्या होता है, कम हो जाता है। तो होगा क्या, अब आपका यहाँ पर मिल रहा है, ये पॉइंट से आप यहाँ पॉइंट आ गया, तो अब ऑफर कर्व आपका ये बन जाएगा। सो देयर इज अ न्यू पॉइंट। और इस केस में देखेंगे आप किसके फेवर में आ गया, क्योंकि इंडिया चाहती है कि आप मुझे इतना OW2, इतनी वाइन मुझे भेजो, तब मैं आपको इतना कपड़ा भेजूंगा। मतलब यार इंडिया इतना कम दे रहा है, लेकिन इंग्लैंड कितना, इतना कम दे रहा है।
यानी कि इंडिया ने तो अपना थोड़ा सा घटा है लेकिन इसको ज़्यादा घट गया। मतलब किसके फेवर में आया? इंडिया में इंपोर्ट कम हो गया लेकिन हमारा एक्सपोर्ट क्या है, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसका एक्सपोर्ट कम हो गया। और हम क्या चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े लेकिन दूसरे का इंपोर्ट कम हो, यानी कि दूसरे से कंट्री से हमारा एक्सपोर्ट कम हो, तभी तो हमारा नेट एक्सपोर्ट बेटर होगा। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बेटर करने के लिए गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है दूसरी कंट्री पे तो क्या होता है, वो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका इस पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गए, टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया बेटर। और ऐसे ही मान के चलो हमारा और चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो अगर चाइना के गुड्स पे हम टैक्स लगाते हैं तो यही होगा, क्योंकि चाइना के गुड्स की डिमांड हमारी कंट्री में कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही टैक्स लगेगा रेट्स महंगे हो जाएंगे। हमारी जो डिज़ायर है, हमारा जो रेसिप्रोकल डिमांड है, जो गुड्स की जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो हम इंपोर्ट कम कर देंगे। ऐसे ही मान चलो हमारे गुड्स पर उस कंट्री ने टैक्स लगा दिया कि भैया आपके गुड्स में बड़ी फॉल्ट है, ये है वो है कुछ करके। जब दूसरी कंट्री हमारे गुड्स पर टैक्स लगाएगी तो क्या होगा, इंडिया का भी तो ऑफर कर क्या होगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। ये ओ से इवन आ तो इवन आ गया। जब हमारी कंट्री का ऑफर कर टैक्स लगाएगा तो नीचे की तरफ जाएगा। अब किसके फेवर में हो गया, जिस कंट्री पर टैक्स लगाया है। तो होगा क्या, अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट्स यहाँ आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पर आ गए तो आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ चला गया, यहाँ हो गया। तो इस पॉइंट पर आप टर्म्स ऑफ ट्रेड आ गया। आप देखेंगे किसके फेवर में आ गया भैया, अब इंग्लैंड के फेवर में आ गया। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा इंपोर्ट कम कर रहा है लेकिन हमारा तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि उसने तो मेरी कंट्री के गुड्स पर टैक्स लगा दिया, तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया। लेकिन हमारा इंपोर्ट कम नहीं हुआ, कम हुआ, लेकिन जितना हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ उससे कुछ कम ही मात्रा में हुआ। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड उस कंट्री के फेवर में चली गई, इंग्लैंड के। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके फेवर में होगा, किसके अगेंस्ट जाएगा, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा। वो है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब बोलोगे सर आपने तो नया पॉइंट पेज फंसा दिया, कहाँ से ला करके टर्म्स ऑफ ट्रेड इलास्टिसिटी। तो इसमें ये तो था कि देखो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर इंडिया में मान के चलो थोड़ा सा रेट को डाउन कर दो तो लोग क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी। यानी कि हमारी कंट्री की इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, कि थोड़ा सा रेट डाउन करोगे डिमांड हमारी कंट्री में बढ़ जाएगी, सेल हमारी कंट्री में बढ़ जाएगी, तो इंपोर्ट हमारी कंट्री का क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ऐसे ही दूसरी कंट्री के साथ भी होता है। तो जिस कंट्री में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी वहाँ पर इंपोर्ट बढ़ेगा, और जिस कंट्री में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 नहीं होगी, लेस देन 1 होगी, वहाँ पर कम होगा। तो यानी कि हर कंट्री की अपनी डिज़ायर है, और डिज़ायर डिपेंड करता है कि कितना डिमांड है मार्केट में, और डिमांड डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ ट्रेड पे, और टर्म्स ऑफ ट्रेड डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। फिर इससे डिसाइड होता है कि टारगेट कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा कि नहीं होगा। तो क्लास मुझे आपको ये समझाना था आज कि ऑफर कर्व को हम कैसे ड्रा करते हैं, और ऑफर कर्व के थ्रू हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सिचुएशन को कैसे फाइंड करते हैं, और क्या ये थ्योरी सही है नहीं है, इसके हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर में जा करके। लेकिन आज मुझे आपको ये पढ़ाना था कि ऑफर कर्व होता क्या है, रेसिप्रोकल्स डिमांड्स होती क्या है। रेसिप्रोकल्स डिमांड मीन्स द टू साइड डिमांड, जिसे हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। पॉइंट्स मेरा शायद क्लियर हुआ होगा। तो ये था आज का आपका लेक्चर्स आपके लिए, ऑफर कर्व ड्राइव करना, डेरिवेशन करना, शेड्यूल्स बनाना और इसको समराइज़ करना, और ऑफर कर्व चेंज कब होता है ये भी आपको दिखा दिया। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपका क्लियर हुआ होगा। हम कल देखते हैं क्या पढ़ते हैं। कल हम इसके अगला पार्ट्स पढ़ेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से
या ऐसा करते हैं, पहले हम टर्म्स ऑफ ट्रेड चैप्टर ना पढ़ के अब हम हाइब्रिड की थ्योरी पढ़े हैं, तो हम ट्रेड थ्योरी में चलेंगे और नेक्स्ट थ्योरी आपको मैं EHV थ्योरी कराऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी, पूरे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कुछ भी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को अपलोड भी हो जाएगी यूट्यूब पे, और आप उसमें देखने के बाद अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ यू कैन राइट ऑन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियरी रहा होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं कल के वीडियो में, ठीक है। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर।